हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के। स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का मैं पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। हिंदी का मैंने बताया। बहुत सारे स्कूल में तो अर्धवार्षिक पेपर चल भी रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि जो आपने बताया था हिंदी का हूबहू वही फंसा। अब फंसेगा क्यों नहीं, क्योंकि वही है ही। सबके कॉलेज में, हर एक कॉलेज जहाँ पे आप लोगों का स्कूल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही पेपर आपको पूछा जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा आज मैं साइंस का बताने वाला हूँ। हिंदी का मैंने बताया बहुत सारे बच्चों का फंसा था। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का बताने वाला हूँ। 100% ये भी फंसने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अच्छी बात यह है कि पूरा फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस पेपर का। देखो, इस पेपर का जो है मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये तो पेपर सोल्यूशन की बात अगर है तो देखो, सोल्यूशन का सारे क्वेश्चन सोल्यूशन में टाइप करके लेके आया हूँ। अब पूरा दिखा दे रहा हूँ, बस आप इसका स्क्रीनशॉट नोट लेकर अच्छे तरीके से बस रात भर में जितना भी समय आपके पास है अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसको याद करके चले जाओ। तो वीडियो को लाइक जरूर एक बार कर देना। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पूछा जाएगा। समय की अगर हम बात करें तो समय भी आप लोगों का वही रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे कुछ निर्देश है, सबको मालूम है, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पेपर यहां से स्टार्ट होता है खंड अ। देखो, पहले खंड अ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आपका पहले उपखंड क आएगा, और उपखंड क में आपके किसके क्वेश्चन आएंगे? फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो अपरिवर्तित किरण विचलित होगी। अपरिवर्तित किरण जो है विचलित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा, आई माइनस आर। ठीक है। आपतन कोण में से अगर हम अपवर्तन कोण घटा देंगे तो हम लोग कितना मुड़ा है वह आपको मालूम चल जाएगा, कितना एंगल वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न देखो क्या है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो देखो, किसी भी अगर ताप बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे, तो वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता रहता है। दूसरा का सही है, बी वाला। तीसरा ट्रिक लगवा लो कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। जब प्रिज्म से प्रकाश का रंग गुजरता है, वो 7 रंगों में विभक्त होती है, तो अधिक विचलन किन रंगों का होता है? तो बैगनी रंग का। ठीक है, अधिक विचलन होता है। चलो चौथा का देखो। चौथा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखो, इसको कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका फार्मूला बता देता हूँ। ये फार्मूला आपने याद भी किया होगा कि एफ बराबर क्या होता है आप लोगों का? एफ बराबर आर बटे की क्या होता है? 2 होता है। लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में होता है, तो हो जाएगा -20/2। जब घटाओगे तो एफ बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर आएगा। और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, पांचवा प्रश्न। देखो, पांचवा प्रश्न है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। ये तो रटा होना चाहिए, क्योंकि सारे स्कूल में जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, आप लोगों सबको मालूम होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है आप लोगों का ऑप्शन सी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुनी, मतलब 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कह रहा कि किसी भी तार की अगर लंबाई है, अगर पहले लंबाई जितना उसका था उसमें अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका प्रतिरोध भी उतना से होगा, कितना गुना? 3 गुना होगा। सातवां प्रश्न, स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु, मतलब आपका आंख अगर स्वस्थ है तो कितना दूर तक आप देख सकते हो? सबको मालूम है अनंत दूरी तक देख सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से उपखंड ख स्टार्ट हो गया, और उपखंड ख में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे एंटीमनी है। अब पूछ रहा है कि एंटीमनी क्या? सबको मालूम है कि आप लोगों का एंटीमनी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस धातु के अंतर्गत आता है? उप धातु के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। बच्चा को मालूम है। निम्नलिखित में से असंतुलित हाइड्रोकार्बन, असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें आप लोगों का रेशियो 1:2 रेशियो जो बनता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, प्रोपेनल क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल क्रियात्मक समूह ऑप्शन ए, सिंगल वन CH। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। बी वाला ऑप्शन। 13वां है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है, उसके ऑक्साइड ऑक्साइड का सूत्र तो MO होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपखंड ग, उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न है, जिसे वृक्कों का कार्य होता है। तो वृक्कों का कार्य किसमें आता है? उत्सर्जन का काम करता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15वां प्रश्न।
15वां है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है बायोफिल्म द्वारा। 16वां प्रश्न है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन कहीं दिख रहे हैं? आनुवंशिक पूछा है, सॉरी आनुवंशिक पूछा ना, ग्रेगर जॉन मेंडल है, सी वाला ऑप्शन। 17वां है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दो डीएनए हैं अगर आपस में जुड़े हैं तो उसका मेन हकदार है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण ही दो डीएनए आपस में जुड़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, कहाँ पे होता है? हाइड्रा में होता है, सबको मालूम है। 19वां प्रश्न, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर। ठीक है, और 20वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बहुविकल्पीय का, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र शुक्रवाहिका ये नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब यहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए यहां से वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के क्वेश्चन है। उपखंड का पहले आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, 4 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन आएगा। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण के सामने अगर 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी अगर आपको 30 सेंटीमीटर दिया है तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है और साथ ही साथ प्रकृति इसका पूछ रहा है, और 4 नंबर के लिए प्रश्न है। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, ठीक है, कितना फोकस दूरी आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ बराबर किसके बराबर? एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में आ जाएगी? माइनस में। इतना तो आपको आता ही है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर देखो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर पे वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं? यू से, और यू का दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में ही होगा। सबको मालूम है कि वस्तु इधर ही रखा जाता है, ठीक है, तो माइनस में ही होता है। यू तो हमेशा माइनस होता है, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और क्या हमको दिया है, बस 2 चीज दिया हुआ है। फिर पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब कि वी, कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर क्या पूछा है? प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति भी हम निकाल लेंगे यहाँ से, एम से प्रकृति हमारा निकल जाएगा आवर्धन से। चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि दर्पण सूत्र से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/के एफ बराबर 1/के वी प्लस 1/के यू होता है। सिंपल, जब इसको हल करोगे तो 1/के एफ की वैल्यू कितना है? -30 बराबर 1/के वी का वैल्यू कितना है? हमको तो यही ज्ञात करना है, प्लस 1/यू का वैल्यू कितना? -15 है। जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/30 -30 बराबर 1/के क्या हो जाएगा? वी, या माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो 1/के कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इतना तो आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद करोगे क्या कि 1/- के 30 जो दिया है, ठीक है, और a - 1/15। तो देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आसान तरीका में, ये माइनस आगे भी रहता है, ठीक है, तो इसको हो जाएगा -1/30। ठीक है, एक याद रखना, ये माइनस या नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस ही होता है। ठीक है, और बराबर इधर है आपका 1/के वी और माइनस के 1/15। ठीक है, अब देखो 1/v इधर लाओगे तो हो जाएगा -1/के क्या? v बराबर इधर आपका हो जाएगा 1/के -15, और ये -1/30 उधर आएगा तो +1/के आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा -1/के v बराबर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 30, तो 15 दूनी के 30 माइनस के 2 और प्लस 30 से कम 30 1, तो हो जाएगा -1/के v बराबर -2 + 1 -1 होता है और बटे में 30, माइनस से माइनस कैंसिल, v चला जाएगा ऊपर, 30 चला जाएगा इधर ऊपर। ठीक है, तो v बराबर 30, तो v बराबर 30 मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा दर्पण के इधर पीछे। ठीक है, तो v का वैल्यू निकल गया यहां से। अगर हम यहाँ पे आवर्धन की बात करें कि प्रकृति कैसी होगी, तो m बराबर अगर हम निकालें तो m बराबर -v/u होता है। तो माइनस, अब v का वैल्यू कितना है? 30, और u का वैल्यू तो था -15, कट जाएगा माइनस माइनस, 15 दूनी के 30, 2 आ गया। और एक इसमें है आपका प्लस में है, तो प्लस में जब आवर्धन आता है तो हमेशा आभासी बनता है। कैसा? आभासी। तो कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बन गया।
तो देखो आसानी से हल कर लिए कि नहीं, बिल्कुल एकदम आसान था। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम, इसका उत्तर मैं यहाँ बताऊंगा, आप लोगों को टाइप करके लाया हूँ। उत्तर में बायो सेवर्ट हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओ। जैसे पहला किन बातों पर निर्भर करती है कि चालक खंड की जो लंबाई डेल्टा एल होता है, तो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है वो। जैसे बी जो है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, वो डेल्टा एल के क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हुआ, मतलब अनुक्रमानुपाती हुआ, सॉरी अनुक्रमानुपाती। इसी तरह दूसरा है कि चालक खंड में जो प्रवाहित धारा आई होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के हुआ। तीसरा कहता है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये उसके बिंदु आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो बी जो है वो अनुक्रमानुपाती हुआ साइन थीटा के। और ये चित्र आप लोग बना लेना जरूर वहां से, ठीक है, ये नोट कर लो चित्र, जल्दी से आप लोग बस नोट करते चलो। चलो एक क्वेश्चन हो गया आपका बायो सावर्ट वाला। इसके बाद देखो है अगला, देखो अगला तीसरा कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। कितना सिंपल है, देखो कैसे। प्रतिरोध आर बराबर हमको दिया है कितना, 20 ओम। ठीक है, इसके बाद धारा दिया है 5 एम्पियर, बहुत अच्छी बात। और सेकंड आपको दिया है, कितना समय लेती है, 30 सेकंड, मतलब टी यहाँ दर्शा दो, टी मतलब टाइम। पूछ रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो फार्मूला एच बराबर क्या होता है, एक एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। फार्मूला नाम सुने हो, बिल्कुल सुना होगा। एच बराबर आई स्क्वायर, आई मतलब यहाँ पे 5, तो 5 का यहाँ पे कर दिया जाएगा स्क्वायर, गुड़े आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 इंटू टी का वैल्यू कितना है 30 सेकेंड। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ 600 हो जाएगा। और जब गुणा करोगे यहाँ पे एच बराबर 600 का, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 30, हाथ से लगा 3, 6 दूनी के 12, 1 15 और 2 जीरो, यहाँ पे 15,000 उष्मा परिकलित होगी। ठीक है, चलो तो भी क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। चौथा देख लो, चौथा, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को तुल्य प्रतिरोध के लिए कैसे हम लोग सूत्र स्थापित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको एकदम पेपर में एकदम लिख के आना, यही पेपर आने वाले हैं आपके, लिख के आना पूरा अच्छे से। जैसे उत्तर 4, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सबसे पहले आप यहां तक लिखोगे, शुरू में स्टार्टिंग पहले यहां लिखो, क्या लिखोगे कि वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं। देखो बिंदु x से सभी प्रतिरोधों को जोड़ा गया है कि नहीं। ठीक, फिर कह रहा है कि प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे को y से जोड़ दिया। और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध हैं तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर तीसरा भी रहेगा तो उसी तरह जोड़ देंगे। और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख दोगे, फिर यहाँ पे फिगर बना लेना। फिर नीचे क्या है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, मतलब इसमें जो प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। फिगर आपको बनाना है एग्जाम में। फिर इसके बाद लिखना कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होती है। देखो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो उसमें जो आपके प्रतिरोधों में विभवांतर होगा वो समान होगा, जबकि इन पर विद्युत धारा जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखो I1 I2 I3 होगी, मतलब कि R वाला जो पहला प्रतिरोध है इसमें जो धारा होगी विद्युत धारा I1 होगी, इसमें I2 होगी, इसमें I3 होगी। मतलब विद्युत धारा अलग अलग होता है समांतर क्रम में, लेकिन प्रतिरोध समान होता है। बस यहां तक नोट कर लिया आपने, होगी। तो यहां से अगर I निकल ओम के नियम के अनुसार तो I बराबर V अपान के R, तो यहाँ I1 R1 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा में अगर दूसरा प्रतिरोध में अगर ओम का नियम लगाया जाए तो I2 बराबर V अपान के R2। तीसरा प्रतिरोध में अगर ओम का नियम लगाया जाए तो I3 बराबर V अपान के R3 कर दोगे। फिर लिखो कि माना X और Y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है। अगर टोटल धारा को अगर हम सिर्फ I मान लेते हैं तो टोटल धारा इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग है, टोटल I है।
फिर लिखना कि मान रखने पर, उसमें मान रख दो, तो आई बराबर वी अपान के R1 प्लस वी अपान के R2 प्लस वी अपान के R3, ये समीकरण पहला हो गया। माना एक्स और वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, अगर टोटल प्रतिरोध को अगर हम R मान लेते हैं तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, आई बराबर वी अपान के R, समीकरण दूसरा हो गया। फिर क्या लिखोगे, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे इसको तो यहाँ से वी अपान के R, वी अपान के R1, वी अपान के R2, वी अपान के R3 हो जाएगा, जो उसका मान रखोगे तो। अब वी अपान के R, इसमें से हमने वी कॉमन ले लिया तो 1 अपान के R1 प्लस 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के R3 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र स्थापित हो गया। तो मैंने एकदम टाइप करके लिखा है ताकि आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना हो, पूरा यहाँ से नोट कर लेना, जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा जब कॉपी पे नोट करोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगाने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। चलो मैं एक बता दिया ना, तो दोनों में से कोई एक ही करना था तो उसको कर लो, अब इसको क्या मैं बताऊं, ये मिल भी जाएगा आपके क्वेश्चन बैंक में। आगे देखो, उपखंड ख यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, और उपखंड ख में क्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, अब इसको बताना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब ये बताना पड़ेगा, पूरा ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, बहुत बार बता चुका हूं। क्वेश्चन बैंक में जाके पहले ही चैप्टर में जाके देखो, पहले चैप्टर में जाके देखो, ये पूरा चारों उसी में से लिया गया तो है, तुरंत मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब जो कठिन है उसी का मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, जो सिंपल है उसको मैं क्या बताऊँ वो तो आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो बिल्कुल। जैसे ये हुआ ब्लीचिंग पाउडर, जो विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्या होता है जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग भी लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन बताने लायक है, क्योंकि भाई कितना लिखोगे, कहाँ से ढूंढ के लिखोगे, तो देख लो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूड़ रासायनिक सूत्र उसका क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब विरंजक चूड़ को वायु में उद्रासित किया जाता है तो अपने गुणों में विकृत पाता है। वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे क्रिया करता है, जिस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न होते हैं। विरंजक चूड़ के गुण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला, यह विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री विरंजक कपड़ों में धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पूछा था ना कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विरंजक कॉटन में, टेक्सटाइल उद्योगों में किया जाता है, लॉन्ड्री बनाने में, कपड़ों को धोने में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूड़ का। तो पूरा क्लियर हो गया ना आप लोग, यहाँ तक नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। बस यही सोल्यूशन, इसी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। इसके बाद है सातवां, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि ये भी डिफिकल्ट है, आप खोज नहीं पाओगे ना। चलो जो डिफिकल्ट उसको तो बताना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। चलो देखो, यह है उत्तर सातवां, विधि भी पूछा था उसका, तो पहले हम लोग लिखते हैं अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियां, ये हेडिंग आपकी रहेगी। फिर लिखना, अयस्क या खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं जिनके साथ अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, गैंग कहते हैं। निष्कर्षण की प्रक्रिया से पहले उन्हें हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार गैंग का साथ हटाने से अयस्क में धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण कहते हैं। समझ में आ गया। एक विधि पूछा था तो फैन प्लावन विधि, जो कि बहुत अच्छी विधि है, उसको मैं बता देता हूँ। फैन प्लावन विधि, एक ही विधि तो पूछा था। कह रहा है कि इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। खनिज कण पहले ही तेल से भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी में भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुले के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण युक्त तेल के झाग या फैन बन जाते हैं, जो जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, जिन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, ये तो 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, 6 नंबर के भी है। अथवा करके दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण से ही समझाइए। अब रासायनिक अभिक्रिया, पूरा अभिक्रिया बताना पड़ेगा, तभी 6 नंबर मिलेगा। चलो इसको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे में यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से पहले रासायनिक अभिक्रिया देखना पड़ेगा ना, तो देख लो यहाँ पे उत्तर देखो, अथवा का यहाँ पे उत्तर है कि रासायनिक अभिक्रिया पहले किसे कहते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करोगे, ठीक है। कि रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक से अधिक
पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ बनाते हैं तभी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल भी लिख देना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनता है और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोजन बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन दो बार टाइप है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दो अलग अलग पदार्थ हैं मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, इस वाले को उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था वो अभिकारक, इधर वाला उत्पाद कहलाता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। कौन कौन? पहला हेडिंग डालोगे संयोजन, जिसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संकलन अभिक्रिया क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया लिखोगे यहां से पूरी बनाकर कि संयोजन या संकलन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं, ठीक है, कि दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु आपस में मिलकर एक प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी देना उसको कि सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। जैसे यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा वियोजन अभिक्रिया आता है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है और यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और देखो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक तो उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या है कि जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पे होती है उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब उष्मा के कारण जो अभिक्रिया होती है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल भी लिख देना, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, सूत्र इसका यह है, उसको गर्म करके हम लोग पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में वियोजित करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है और यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयन के मध्य होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। जैसे देखो ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, अभिक्रिया की कराया हमने सोडियम सल्फेट से तो बन के क्या तैयार हुआ, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इसमें जो अभिक्रिया है उसमें आयनों का आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न में उपखंड ग स्टार्ट होगा और 8वां प्रश्न है कि अमाशय किसे कहते हैं, उसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अमाशय किसे कहते हैं, चलो देखते हैं। तो 8वां का उत्तर यहाँ पे लिखा गया है कि अमाशय, जल्दी से नोट करो, अमाशय उदर गुहा में अनुप्रस्थ अवस्था में स्थित एक मशक के समान, ठीक है, मशक के समान रचना है और यह आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है जिसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। अमाशय के कार्य क्या है, भोजन का संग्रहण करना, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना, भोजन का पाचन करना। फिर नीचे लिखना है कि अमाशय का मुख्य कार्य भोजन के पाचन का है। अमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं का सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस में स्थित एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं जिससे प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है और अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर सड़ने से क्या करता है, रोकता है। बस यहाँ पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लो एक ही बार में। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। अब मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, बस स्क्रीनशॉट ले लो। तो लिखोगे कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां। अब स्क्रीनशॉट लेना चालू करो, वैसे भी पढ़ रहा हूं वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख के पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, आपको जल्दी से याद करना पड़ेगा। देखो, यांत्रिक भौतिक अवरोध, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि, एक अंतरागर्भाशय जिसे गर्भ निरोधक ये उपकरण या जिसे आईयूडी भी कहते हैं, यही 4 प्रकार के हैं। और देखो यहाँ पे पहला है यांत्रिक भौतिक अवरोधक, यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बी वाला यहाँ तक है, रासायनिक विधि, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। सी वाला शल्य चिकित्सा विधि, ठीक है, यहाँ तक है, इसको लो, ठीक है, ये उसी का है, भाग है तीसरे का ही। इसके बाद चौथा अंतरागर्भाशय गर्भ निरोधक विधि, ठीक है, उसका पूरा स्क्रीनशॉट लो। हो गया ना, चलो बढ़ो आगे। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या है। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इनके लाभ हानियां लिखिए। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके हानियां क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लो। स्वपरागण
पहले हम लोग जानेंगे स्वपरागण होता है क्या। देखो स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, नर एवं मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, जिसे स्वपरागण कहते हैं। इसके बाद स्वपरागण से लाभ क्या है, तो स्वपरागण से निम्नलिखित लाभ है कौन कौन से, यहाँ नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। ये पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, चौथा लाभ, यहाँ पांचवा लाभ। क्लियर है ना बिल्कुल। हानियां, हेडिंग डालो स्व परागण से हानियां, तो निम्नलिखित हानियां हैं, पहला लिखो दूसरा लिखो, दूसरा तक लिख दिया होना, आगे और लिखोगे, दूसरा के बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां तक, सिर्फ कहां तक, 6 तक लिखना है आप लोगों को। ये अगला प्रश्न का उत्तर है 6 तक। इसके बाद यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि मुख से लेकर अमाशय तक होने वाले पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाले एंजाइम के कार्यों का उल्लेख लिखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सबको मालूम है कि बड़ा भाई, मुख से लेकर जब तक पाचन नहीं हुआ तब तक लिखा जाता है, ये बहुत बड़ा है। आपके बुक में, छोड़िए बुक का, क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, क्वेश्चन बैंक में जाइए और वहां पे यह प्रश्न दीर्घ उत्तरी में मिल जाएगा। अथवा करके यह प्रश्न है यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए, हम तो कहेंगे कि यकृत के कार्यों का उल्लेख कीजिए, यही आप लिख दीजिएगा कि उसके कार्य क्या है, बल्कि ये बहुत आसान पड़ेगा। देखो मैं बहुत आसान तरीके से लिख के लेके आया हूं। देखो यकृत के कार्य पॉइंटों में, पहला यकृत रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और साथ ही फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसके बाद देखो दूसरा, यकृत हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। तीसरा, यकृत आरबीसी को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। तीसरा, यकृत रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। साथ ही साथ इसके अलावा यकृत हमारे शरीर में विभस्त पदार्थों को बाहर करता है। यकृत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का होता है। अब देखो आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत पढ़ लिया मैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा बात खत्म करो, ठीक है। चलो ये हो गया ना मेरे प्यारों, जो पूरा इस अर्धवार्षिक परीक्षा का हमने पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया, पूरा सोल्यूशन हमने बताया, पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने सोल्यूशन बताया है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। 70 में 70 करके आना, एक भी प्रश्न छोड़ना मत, क्योंकि मैंने पूरा सोल्यूशन बताया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।